चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं अब तक अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। अपन पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स हमारा कौन था, ड्रॉवर। ऐसे अपन पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग, और हमने हमारे ड्राइंग का नाम रखा था वाई। तो क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एंट्री, एंट्री ऑन द डेट, एंट्री ऑन द डेट व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री होगी जब एक्स वाई को गुड सोल्ड करेगा काय पे, क्रेडिट पे। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहां पे वाई की यहां पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन बिल इज ड्रॉन, व्हेन बिल इज ड्रॉन। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। और यहां पे अपन ने एंट्री पास करी थी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर मैंने आपको बताया था एक्स के पास ये बिल रिसीवेबल नाम का एक करंट एसेट है, तो ये इसके साथ चार चीजें कर सकता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी व्हेन एक्स रिटेन, व्हेन एक्स रिटेन द बिल, when x retain the bill till the due date, कि x ने ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर x इस बिल को लेके y के पास गया और y ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और यहां पे ये अपने बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड, दूसरा कि एक्स को क्या हुआ, कुछ समय बिल के बनने के कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ अर्जेंटली फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो वाई के पास गया। तो वाई ने तो उसको मना कर दिया कि बोले मैं तो ड्यू डेट पे पेमेंट करूंगा। तो फिर एक्स वो बीआर लेके किसके पास गया, बैंक के पास, जिस बैंक में उसका करंट अकाउंट था, और बैंक को बोला कि मुझसे ये बीआर ले लो, अभी कुछ दिनों के बाद इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट आने पर ये बीआर लेके वाई के पास जाना, और वाई इसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। लेकिन मेरे को क्या करो, मेरे को पेमेंट आप अभी दे दो। तो बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट आने में जितना भी टाइम पीरियड बाकी है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करके बाकी का अमाउंट क्या करेगा, एक्स के करंट अकाउंट में क्या करेगा, डिपॉजिट करा देगा। एक्स से बीआर लेगा और अपना जितना भी टाइम पीरियड बाकी है ड्यू डेट आने में उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करके बाकी का अमाउंट एक्स के करंट अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कि जब बिल को हम बैंक से क्या करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और जिस डेट को बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे उस डेट को यहाँ पे वाई के यहाँ पे कोई एंट्री पास
नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा काम बताया था कि सपोज करो एक्स ने किसी जेड पर्सन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे, तो यानी एक्स को जेड को पेमेंट करना था, तो उसने एक्स ने जेड को पेमेंट करने के बजाय उसके पास जो बीआर था वो उसको दे दिया, तो उसको अपन बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ड्यू डेट पर जेड वो बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने क्या करा, जेड को इसका पेमेंट कर दिया, और ये जो जेड पर्सन है जिसको ये बीआर दिया है एक्स ने, उसको बोला जाता है एंड्रोसी, उसको बोलते हैं एंड्रोसी। तो थर्ड केस पढ़ा था व्हेन बिल इज एंड्रोस्ड, व्हेन बिल इज एंड्रोस्ड। तो क्या एंट्री थी बिल को एंड्रोस करने की, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी द बुक्स ऑफ वाई। बताइए समझ में आई क्या बात यहां तक? किसी को कोई डाउट? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, अब चौथा काम क्या है कि सपोज करो एक्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके एक ही दिन में बहुत सारे ऐसे 4 5 6 7 8 ऐसे बीआर और बीपी बन जाते हैं, याद ही नहीं रहती ड्यू डेट्स। तो वो क्या करता है, जैसे उसके पास कोई बीआर आता है वो बीआर क्या लेके अपने बैंक को देता है, और बैंक को देकर क्या बोलता है कि बोले इसकी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आने पर मेरे बिहाफ पे ये बीआर लेके वाई के पास जाना, वाई इसके बदले में तुम्हें पेमेंट करेगा, और वाई से पेमेंट लेके ड्यू डेट पर ये पैसा मेरे अकाउंट में क्या करना, डिपॉजिट करा देना। तो इसको बोलते हैं बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक। इसको क्या बोला जाता है, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक। तो व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक, कि हमने बिल को बैंक में भेजा काय के लिए, कलेक्शन के लिए। तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। इस डेट को यहां पे एंट्री पास नहीं होगी। अब ड्यू डेट पर बिल बीआर किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक ड्यू डेट पर ये बीआर लेके किसके पास जाएगा, वाई के पास, वाई उसके बदले में बैंक को पेमेंट करेगा, और बैंक क्या करेगा, बैंक वाई से पेमेंट कलेक्ट करेगा, और वाई से ड्यू डेट पर पेमेंट कलेक्ट करके एक्स के अकाउंट में, एक्स के करंट अकाउंट में क्या करेगा, डिपॉजिट करा देगा। तो व्हेन, और इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, एक्स को। तो व्हेन बिल इज कलेक्टेड बाय बैंक, तो जब बिल का बैंक कलेक्शन कर लेगा, व्हेन बिल इज कलेक्टेड बाय बैंक, When bill is collected by बैंक, कि बैंक ने बिल का कलेक्शन करा और कलेक्शन करके कहाँ भिजवा दिया, कलेक्शन करके इसको भिजवा दिया कहाँ पे, कलेक्शन किया, और कलेक्शन करके ये इंफॉर्मेशन किसको दे दी, एक्स को, कि इस बिल का क्या करा है, कलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, इससे एक्स का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इसने क्या करा, इसने अपने बिल्स पेबल का पेमेंट किया इस डेट को, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए फोर्थ केस समझ में आया? एनी डाउट इन फोर्थ केस? क्लियर है? नाउ टेक आउट
टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8. Take out illustration number 8, page number 18.15, page number 18.15, illustration number 8. क्या लिखा है? On 1st October 2018, X sold goods to Y for rupees 20,000. On that date, Y accepted a bill drawn upon him by X at 2 months for 20,000. X retained the bill till the due date, and on the due date sent the bill to the banker for collection. In due course, X received the information from the bank that the bill has been duly met. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ X एंड Y. हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ X एंड Y. देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन, ऑन 1st October 2018, ऑन 1st October 2018 X ने गुड्स सोल्ड करे Y को, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000. फिर 1st October 2018 को एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट 20,000. फिर क्या कह रहा है? X ने Y पे एक बिल ड्रॉ करा जो कि Y ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? X को 2 मंथ्स के लिए 20,000 रुपीज का. तो यहां लिखेंगे 1st October 2018 एंट्री होगी आपकी बिल को एक्सेप्ट करने की. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Y account, bill receivable account debit to Y account 20,000. और 1st October 2018 को यहाँ पे एंट्री हो जाएगी X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000. फिर कह रहा है X retain the bill till the due date. तो पहले तो ड्यू डेट निकालो. 1st October 2018 को बिल ड्रॉ हुआ था. 1st October 2018 को बिल ड्रॉ हुआ था 2 मंथ्स के लिए. तो 1st October से 1st नवंबर, 1st नवंबर से 1st दिसंबर, तो 1st दिसंबर 2018 को 2 मंथ्स हो गए. अब 3 डेज का क्या दिया गया? ग्रेस पीरियड. यानी क्या डेट आ गई? 4th दिसंबर. 4th December is the due date of the bill. लिखा है X retain the bill till the due date, and on due date पे क्या करा? Send the bill to the banker for collection. ड्यू डेट पर इस बिल को क्या करा? बैंक में भेज दिया फॉर कलेक्शन के लिए. तो एंट्री क्या होगी बिल को बैंक में कलेक्शन पे भेजने की? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to bill receivable account 20,000. In due course, X received the information from the bank that the bill has been duly made. अब ड्यू डेट पर BR किसके पास था? बैंक के पास. तो बैंक ये BR लेके किसके पास गया? Y के पास. और Y ने क्या करा? बैंक को इसका पेमेंट कर दिया. बैंक ने Y से पेमेंट रिसीव करा और Y से पेमेंट रिसीव करके X के अकाउंट में क्या करा? डिपॉजिट करा दिया और ये इंफॉर्मेशन X को भिजवा दी. तो X को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो एंट्री क्या करेगा? इससे X का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया.
तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और ये बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ डेबिट किया था, अब ये बिल कलेक्ट हो चुका है तो इसको खत्म करने के लिए करेंगे क्या, क्रेडिट। तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कितना 20,000। फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे 4 दिसंबर 2018 को, क्या एंट्री होगी, इसने अपने बिल्स पेबल का पेमेंट करा है। तो बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट, सपोज करो पेमेंट चेक से कराए तो टू बैंक अकाउंट 20,000। बताइए समझ में आया, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, एनी डाउट? देखो अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि ड्यू डेट पर जो भी पर्सन वाई के पास गया और वाई ने ड्यू डेट पर उसका क्या करा, पेमेंट कर दिया। पहला केस पढ़ा था, पहला केस क्या पढ़ा था कि जब एक्स ने इस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास संभाल के रखा, ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने पेमेंट कर दिया। फिर सेकंड केस पढ़ा था जब बिल को अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, उस समय हमारा बीआर किसके पास था, बैंक के पास। तो बैंक ड्यू डेट पर ये बीआर लेके वाई के पास गया और वाई ने बैंक को पेमेंट कर दिया। फिर अपन ने पढ़ा था ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इसमें ड्यू डेट पे बीआर किसके पास था, जेड के पास। तो जेड ड्यू डेट पे ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास, और वाई ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया। और फिर अपन ने पढ़ा था कि जब बिल को अपन ने बैंक में भेजा था फॉर कलेक्शन के लिए, तो ड्यू डेट पर बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास, वाई ने पेमेंट किया, वाई ने पेमेंट किया, और वाई ने पेमेंट करके ये अमाउंट वापस किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। सॉरी, बैंक ने वाई से अमाउंट कलेक्ट करा, कलेक्ट करके एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कराया और ये इंफॉर्मेशन एक्स को दे दी। तो अभी तक तो अपन ने पढ़ा कि ड्यू डेट पे वाई बिल का पेमेंट कर रहा था। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर ड्यू डेट पर अगर वाई बिल का पेमेंट करने से मना कर दे, ड्यू डेट पर अगर वाई बिल का पेमेंट करने से मना कर दे तो क्या होगा। तो सुनिएगा बात, अगर ड्यू डेट पर अगर वाई बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, यानी ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई, जो हमारा ड्रॉई है, वो बिल का अगर पेमेंट करने से मना कर देता है, तो इसको बोला जाता है डिसऑनर्ड ऑफ बिल, कि हमारा बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। अगर ड्यू डेट पर जो हमारा वाई पर्सन है, जो हमारा ड्रॉई है, वो अगर बिल का पेमेंट करने से अगर मना कर देता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ये पढ़ रहे हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि जब ड्यू डेट आने पर वाई जब बिल का पेमेंट, यानी ड्रॉई जब बिल का पेमेंट करने से मना कर दे, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। तो अपन ने 4 सिचुएशन पढ़ी, तो चारों सिचुएशन में बिल के डिसऑनर्ड की हम अलग अलग एंट्री पास करते हैं। चारों सिचुएशन में बिल के डिसऑनर्ड की अलग अलग एंट्री पास होती है। पहला केस क्या था, when X retain the bill till the due date, कि ड्यू डेट तक X ने इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर X ये बीआर लेके किसके पास गया, Y के पास, और Y ने क्या करा, उसका पेमेंट करने से मना कर दिया। क्या हुआ, ड्यू डेट आने पर X ये बीआर लेके किसके पास गया, X ये बीआर लेके Y के पास गया, और Y ने क्या करा, इसका पेमेंट करने से मना कर दिया। Y ने साफ मना कर दिया कि मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो X ने इसका पेमेंट करने से मना कर दिया। राइट, तो क्या एंट्री होगी, देखो अपन ने जब सेल करी थी तो वाई अकाउंट डेबिट किया था,
और फिर जब बीआर ड्रॉ हुआ था तो वाई अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो यहाँ डेबिट करा और यहाँ क्रेडिट करा, यानी एक्स ने वाई का अकाउंट अपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब ड्यू डेट पर ये जो बीआर था इसका पेमेंट वाई ने करने से मना कर दिया, तो एक्स क्या होगा, दोबारा वाई से पैसे मांगेगा, तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, वाई से दोबारा पैसे मांगेगा ना, वो जो बीआर बनाया था उसका तो पेमेंट किया नहीं वाई ने, तो नेक्स्ट बात है एक्स वाई से दोबारा पैसे मांगेगा कि लाओ पैसे दो, वो बीआर का तो पेमेंट ड्यू डेट चली गई, तुमने पेमेंट किया नहीं तो वो बीआर तो डिसऑनर्ड हो गया, तो लाओ पैसे दो, तो इसलिए वाई को तो बनाया अपनी बुक्स में अपना डेटर। और वो जो बिल रिसीवेबल नाम का असेट था एक्स के पास, तो ध्यान से सुनना बात, ड्यू डेट जाने के बाद ये जो आपका बिल रिसीवेबल होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, चाहे इसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो ये बात कि जैसे आपने किसी को कोई चेक दिया, चेक पे आपने डेट डाली, तो वो चेक केवल 3 मंथ्स के तक ही वैलिड रहता है। अब आपने किसी को आपने आपको कोई चेक रिसीव हुआ, उस पर डेट डली हुई थी आज की, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, 3 महीने ऊपर हो गए, तो 3 महीने के बाद अब उसकी कोई चेक की उसकी कोई वैल्यू नहीं, कागज का टुकड़ा है। इसी तरीके से ड्यू डेट जाने के बाद ये जो बीआर है ना, ये जो स्टैम्प पेपर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कागज का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो जो बिल रिसीवेबल नाम का असेट था उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो बिजनेस में जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और यहां पे क्या होगा, एक बार तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, एक बार के लिए तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई। तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं, और ये अमाउंट आपको किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लोगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। बताइए एंट्री समझ में आएगी डिसऑनर्ड की? एनी डाउट? सेकंड केस सुनिए, when bill is discounted from bank, when bill is discounted from bank, मेरे को बात बताइए, जब अपन बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो ड्यू डेट पर बीआर किसके पास होता है? जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है तो ड्यू डेट पे बीआर किसके पास होता है? बैंक के पास होता है। वेरी गुड, सुनना बहुत ध्यान से। तो ड्यू डेट आने पर बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। और वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया, वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। तो बैंक वाई को तो जानता नहीं है, बैंक वाई को तो जानता नहीं है, बैंक किसको जानता है? बैंक जानता है एक्स को। तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा? एक्स से। और एक्स ये पैसा किससे मांगेगा? वाई से। तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है? बैंक को देना है, तो बैंक को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताओ समझ में आएगी ये जनरल एंट्री? क्या हुआ, अपन ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो जब बिल की ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पे बीआर किसके पास था? बैंक के पास था। तो बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? वाई के पास। तो वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक यहाँ पे वाई को नहीं जानता, बैंक को बीआर किसने दिया था? एक्स ने दिया था। तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा? बैंक अपना पैसा मांगेगा किससे? एक्स से। और एक्स ये बीआर का पैसा किससे मांगेगा? वाई से। तो वाई से पैसा मांगेगा तो वाई को तो बना लिया अपनी बुक्स में डेटर, और वाई से पैसा लेकर, वाई से इस बीआर का अमाउंट लेकर किसको देना है? बैंक को देना है, तो बैंक को बना लिया अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बिल को डिसऑनर की एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो गई, और ये अमाउंट किसको देना है? एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताइए समझ में आई क्या ये एंट्री डिसऑनर की? कि जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे, जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाएगा तो क्या एंट्री पास होगी? बताइए समझ में आ गई क्या बात? बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आ गया?
नेक्स्ट अपन ने बिल को एंडोर्स किया था। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जब अपन ने बिल को एंडोर्स किया था तो ड्यू डेट अपन ने एंडोर्समेंट करते समय बीआर किसको दे दिया था? जेड को। यानी ड्यू डेट आने पर ये बीआर किसके पास है? ड्यू डेट आने पर ये बीआर किसके पास है? जेड के पास। वेरी गुड, किसके पास है? जेड के पास। तो ड्यू डेट आने पर जेड ये बीआर लेके किसके पास जाएगा? वाई के पास। जेड ये बीआर लेके किसके पास जाएगा? वाई के पास। और वाई ने क्या करा? जेड को पेमेंट करने से मना कर दिया। तो वापस वही बात, जेड को बीआर किसने दिया था? एक्स ने। तो जेड किसको जानता है? जेड वाई को नहीं जानता, जेड किसको जानता है? एक्स को। तो जेड अपना पैसा किससे मांगेगा? बताइए, जेड अपना पैसा किससे मांगेगा? जेड किसको जानता है? एक्स को। तो जेड अपना पैसा मांगेगा एक्स से, और एक्स ये बीआर का पैसा किससे मांगेगा? एक्स ये बीआर का पैसा किससे मांगेगा? वाई से। वेरी गुड। तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो वाई से तो पैसा लेना है, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है? जेड को देना है। तो जेड को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। और इसके यहां पे सेम यही एंट्री पास होगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मतलब एक बार तो लायबिलिटी खत्म हो गई, और ये अमाउंट किसको देना है? एक्स को देना है। तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? नेक्स्ट अपन ने पढ़ा व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक, कि बिल को अपन ने बैंक में भेजा काहे के लिए? कलेक्शन के लिए। तो क्या एंट्री पास करी थी? ये एंट्री पास करी थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो अब ड्यू डेट आने पर बैंक ये बीआर लेके वाई के पास गया, और वाई ने क्या करा? पेमेंट करने से मना कर दिया बैंक को। तो बैंक अब क्या करेगा? बैंक केवल ये इंफॉर्मेशन एक्स को देगा कि आपने वो जो बिल मेरे को दिया था कलेक्शन के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए वाई ने मना कर दिया, वाई ने मना कर दिया है। तो बैंक यहाँ पे केवल ये इंफॉर्मेशन एक्स को बता देगा कि वो जो बिल दिया था कलेक्शन के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए आपके ड्राइंग ने मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? एक्स। यहाँ पे वही वाई से पैसे मांगेगा तो वाई अकाउंट डेबिट, और जब बिल को बैंक में भेजा था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था, तो अब उसको क्लोज करने के लिए उसको करेंगे क्रेडिट। तो बिल टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए। और यहां पे सेम वही एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है? एक्स को। तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताइए, बात समझ में आई क्या? अब क्या होगा? ड्यू डेट पर जब ये पेमेंट नहीं करेगा ना वाई, तो एक्स और वाई के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट वहां पे क्या करेगा? इनके आपस में एक्स और वाई के डिस्प्यूट्स को सेटल कराने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करेगा, जिसको अपन बोलेंगे नोटरी पब्लिक। जिसको अपन क्या बोलेंगे? नोटरी पब्लिक। अब वो जो नोटरी पब्लिक है, वो जो नोटरी पब्लिक है, नोटरी पब्लिक क्या करेगा? ये सेटलमेंट कराने के लिए फीस लेगा। ये जो सेटलमेंट कराएगा ना वो नोटरी पब्लिक, वो फीस लेगा ये सेटलमेंट कराने के लिए। तो नोटरी पब्लिक को वो जो फीस पे करेंगे वो हमारे कहलाते हैं नोटिंग चार्जेस। उनको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। तो बात आती है हु विल बियर दिस नोटिंग चार्जेस? ये नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा? तो नेचुरल सी बात है, वो पर्सन जो बिल के डिसऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल के डिसऑनर के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो ये नोटिंग चार्जेस बियर करेगा। तो बिल के डिसऑनर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल? वाई। तो नेक्स्ट बात है, ये जो नोटरी पब्लिक को अपन ये नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, ये किसको बियर करने हैं? इट इज बियर बाय द वाई। ये वाई बियर करेगा। लेकिन वाई बोलता है कि बोले अभी तुम्हारा पेमेंट करने का तो पैसा है नहीं, इसका फीस कहां से लाऊं?
तो फिर वो एक्स बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा ये नोटिंग चार्जेस पे कर देता हूं। वो नोटरी पब्लिक को भी ये बोलेगा, बोले मैं भी आपकी फीस पे कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरी ये फीस किससे दिलवाओगे, फिर बाद में वाई से दिलवाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, तो फर्स्ट है when noting charges is paid by x, तो x ने नोटिंग चार्जेस पे तो कर दिए, लेकिन किसके बिहाफ पे करें, y के बिहाफ पे करें। तो y को ये नोटिंग चार्जेस, x को ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे लेना है, y से। तो y को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, और क्योंकि x ने अभी ये नोटिंग चार्जेस पे करे हैं तो उसके पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को कर देगा क्रेडिट। और यहाँ पे क्या होगा, नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है इसको, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। अब सपोज करो when noting charges is paid by बैंक, आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो वो जो नोटिंग चार्जेस है वो बैंक ने पे कर दिए। तो वापस वही बात, अब बैंक वाई को तो जानता नहीं है, तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, बैंक किसको जानता है, एक्स को, तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा, और x ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, y से। तो y को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो y अकाउंट डेबिट, और y से लेके ये नोटिंग चार्जेस किसको देने हैं, x को देने हैं, सॉरी किसको देने हैं, बैंक को देने हैं। तो बैंक को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर, और यहाँ पे सेम यही एंट्री पास होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू x। अब सपोज करो कि आपकी जो नोटिंग चार्जेस हैं, दिस नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय z, ये जो नोटिंग चार्जेस है वो किसने पे कर दिए, z ने ये नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। इफ नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय एंड्रोसी, एंड्रोसी कौन था हमारा, जेड ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। तो वापस वही बात, जेड ने नोटिंग चार्जेस पे करें तो जेड वाई को नहीं जानता, जेड ने ये नोटिंग चार्जेस किसके बिहाफ पे करें, एक्स के बिहाफ पे। तो जेड ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से। तो एक्स की यहाँ पे क्या एंट्री होगी, y से पैसा लेना है, y अकाउंट डेबिट, और y से लेकर किसको देना है, y से लेकर ये पैसा z को देना है, तो z को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा इसको किसको पे करना है, x को, तो x को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। बताइए समझ में आया क्या।